हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बिजनेस स्टडीज में आ सकते हैं। और ये उन सभी पर्सन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं, जो इक्विटी को समझना चाहते हैं, जो डेथ को समझना चाहते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल का मतलब होता है स्टूडेंट पूंजी। क्या होता है? पूंजी। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा। तो पूंजी के ढांचे को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेसिकली जो भी पूंजी, जो भी कैपिटल आप देख रहे हो, जो भी बिजनेस के अंदर लगने वाली है, उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, उसको कैसे आप डिवाइड करोगे, कितना आप डेथ में डिवाइड करोगे, कितना आप इक्विटी में डिवाइड करोगे, तो उसको ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि कितना आप उधार ले लोगे, कितना आप अपनी जेब से लगाओगे, तो उसको जोड़ के ही ये सारी चीजें मिलकर बनती है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी। यानी कि डेप्थ और इक्विटी के प्रोपोर्शन को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कैपिटल स्ट्रक्चर का एक फॉर्मूला, अगर मैं यहां पे लिखूं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है डेप्थ और इक्विटी का रेशियो। ओके, तो भाई कैपिटल स्ट्रक्चर का काम क्या है? भाई कैपिटल स्ट्रक्चर का काम क्या है? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि इक्विटी शेयर को बढ़ाना, शेयर होल्डर्स को फायदा करवाना, और मैक्सिमाइज करना वैल्यू। ये दो हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के आप एक तरह से कह सकते हो ऑब्जेक्टिव। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये एक लड़की है जिसका नाम है अ, जिसका नाम है रिया। जिसका नाम है रिया। रिया एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, जिसमें लग रहे हैं टोटल मिला के, ऐसा मान लेते हैं इसमें लग रहे हैं 50 लाख रुपीस लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 50 लाख रुपीस लग रहे हैं। तो भाई उसको ये 50 लाख रुपीस रेस करने के लिए कहां से, वो क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं? तो पहला क्या सोर्स हो सकता है? पहला हो सकता है इक्विटी। क्या हो सकता है? इक्विटी। दूसरा हो सकता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस। तीसरा हो सकता है किसी भी प्रकार का उसके पास रिजर्व्स हो, या फिर कोई सरप्लस हो। और चौथा हो सकता है डिवेंचर्स या फिर लोन। चलिए उसको समझते हैं क्या है। इक्विटी यानी कि जो भी उसकी जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है वो इक्विटी हो गया। और जो उसके जो रिलेटिव्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं, ऐसा मान लेते हैं जो फ्रेंड्स हैं, उनका जो पैसा है वो प्रेफरेंस है। और जो उसने अपने पहले से अपने बचाया कुचाया जो धन है, वो क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस है। और अगर इसके बाद भी अगर उसका पैसा पूरा नहीं हो पाता है, तो वो डिवेंचर या लोन ले सकते हैं। तो मान लेते हैं उसने इक्विटी से रेस किया 10 लाख रुपए, तो उसके पास सिर्फ 10 लाख रुपए। और उसने आसपास अपने दोस्त मित्रदारों और इन सब चीजों से मांग लिए, उनसे भी मांगे, तो उन्होंने सबने जोड़ के उसको 20 लाख रुपए दे दिए। अब उसके पास हो गए टोटल मिला के 30 लाख रुपए, लेकिन कैपिटल कितना रिक्वायर है? 50 लाख रुपए चाहिए। उसके पास जो जमा पूंजी है वो भी ऐसा मान लेते हैं 10 लाख रुपए जमा पूंजी है बहुत पहले से, जो पहले से बिजनेस कर रही है उस पे जो जमा पूंजी बची है उसके बाद 10 लाख है। ठीक है, तो अब कितने हो गए? 20 और 10 30, 30 और 40। अभी भी 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो अब जाएगी लोन की तरफ। किसकी तरफ? लोन की तरफ। तो ये था, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि उसने कहां कहां से पैसे को जुटाया, तो इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और यही पैसा बिजनेस में लगने वाला है, तो इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉय। इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली अगर आप अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखोगे तो वो यही है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर और लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें इक्विटी क्या है और प्रेफरेंस क्या है। देखिए, जो उसने रेशियो डिवाइड किया
यहां से लेकर के इक्विटी से लेकर के रिजर्व एंड सरप्लस तक का, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, या फिर इसको बोलते हैं इक्विटी, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड या फिर इक्विटी बोलते हैं। और जो यहां से लेकर के यहां तक बचा हुआ है इसको बोलते हैं डेट, या फिर बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट, या फिर इनके एक और नाम है, अभी हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था, ओनर फंड, क्योंकि ये सब का सब ओनर का है, और इसको बोरोड फंड कहते हैं। बोरोड फंड। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्विटी और डेब्ट, तो उसने किसमें किसमें अपने पैसे को डिवाइड किया, उसने अपने पैसे को डिवाइड किया इक्विटी और डेब्ट में। उसने यहां पर इक्विटी कितना रेज किया, इक्विटी उसने रेज किया 20, 30, 40, कितना रेज किया, 40 लाख उसने इक्विटी रेज किया, और 10 लाख उसने क्या रेज किया, डेब्ट रेज किया। तो इस हिसाब से उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा 1:4, यानी कि डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:4। तो ये है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि हम कितनी इक्विटी और कितना डेट अपने पास रखने वाले। होप दैट कि स्टूडेंट आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं भाई, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमने इक्विटी में क्या देना होता है, डिविडेंड। व्हाट इज द डिविडेंड कॉल्ड, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के पार्ट को डिविडेंड कहते हैं। यानी कि अगर आपको जब प्रॉफिट होगा तभी आप डिविडेंड दोगे, तभी आप डिविडेंड दोगे। लेकिन डेब्ट में क्या देना पड़ता है, डेब्ट में आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भाई वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस आपको पे करना ही पड़ेगा किसी भी हालत। तो इस हिसाब से हमको ये बात समझ में आ रही है कि जो डेब्ट है, डेब्ट इज रिस्की, डेब्ट क्या है, बहुत ही रिस्की है। क्यों रिस्की है भाई, बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पर रेगुलर इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। किस चीज में भाई, डेब्ट में, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। और अगर आपने डेब्ट नहीं चुकाया, अगर आपने इन दैट सेंस हम ऐसा बोलें कि अगर आपने डेब्ट नहीं चुकाया तो क्या, अगर आप इंटरेस्ट नहीं चुकाते, इफ फेल्स, इफ फेल टू पे डेब्ट, डेब्ट सिक्योरिटीज, तो क्या होगा, तो भाई जो डेब्ट सिक्योरिटी होल्डर है, जो डेब्ट सिक्योरिटी होल्डर है वो क्या करेगा, वो क्लेम करेगा आपसे, वो आके आपसे क्लेम करेगा किस चीज में, ओवर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्यों, अगर आप लोग कभी लोन नहीं चुका पाएंगे तो क्या होगा, तो वो लोग आके आपके एसेट्स को उठा के ले जाएंगे भाई, और उनको नीलाम करेंगे, है ना। तो इसीलिए वो पे करना बहुत जरूरी है इसी चीज के लिए। लेकिन अगर हम बोले इक्विटी की, अगर हम बात करें तो भाई इक्विटी क्या है, इक्विटी सिक्योर है, इक्विटी इन दैट सेंस आप ये बोल सकते हो कि भाई हाँ थोड़ा सा सेफ है। इक्विटी क्या है, इक्विटीज आर सेफ, इक्विटीज आर सेफ, सेफ सिक्योरिटी। इक्विटी क्या है, सेफ सिक्योरिटी है, बिकॉज क्यों,
क्यों है भाई? बिकॉज नो लीगल ऑब्लिगेशन, क्योंकि यहां पर आपके पास कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है भाई, यहां पर आकर के कोई क्लेम नहीं करने वाला है, यहाँ पर आकर के आपकी एसेट्स को उठा के नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो यही चीजों को समझने के लिए, इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको समझने के लिए हमने समझना पड़ेगा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब है डेप्थ अपॉन इक्विटी, या फिर आप बोल सकते हो डेप्थ अपॉन डेप्थ प्लस इक्विटी, यानी कि कितना पैसा लगा हुआ है और उसके बेसिस में आपने उधार कितना लिया हुआ है, यानी कि कितना पैसा, ये पूरा पैसा लगा हुआ है, ये पैसा लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ पैसा है बिजनेस के अंदर, और ये उधार है, ये उधार। तो भाई जितना पैसा आपने लिया उसमें से उधार कितना है उसको निकालना, दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है ना। बेसिकली डेप्थ क्या है? डेप्थ क्या है? चीपर सोर्स है, चीपर सोर्स ऑफ द फाइनेंस, लेकिन क्या है भाई, बट रिस्की है। डेप्थ क्या है? चीपर सोर्स तो है, लेकिन साथ ही साथ में क्या है, रिस्की है। अब एक चीज समझ में आती है भाई, रिस्की क्यों है? रिस्की क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या पे करना है, वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। भाई हमने इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा ना, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आपको पैसा मिलने वाला है, जो आपके पास पैसा आने वाला है और जो आपसे पैसा जाने वाला है, जाने वाले से ज्यादा पैसा आने वाला होना चाहिए, तब आपको फायदा होगा। अगर मान लो आप 10 रुपए कमा रहे हो और आप 8 रुपए पे कर रहे हो, तब आपको 2 रुपए का फायदा होगा। लेकिन इन दैट केस क्या होगा, अगर आप 8 रुपए कमाओ और 10 रुपए आपको पे करने, तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही चीज को समझने के लिए हमने एक बहुत बेहतरीन सा यहाँ पे कोई एग्जाम्पल आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, तो उसको भी समझ लेते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने कुछ केसेस यहाँ पे रखे हुए हैं, 4 केसेस रखे हुए हैं, इसको समझिएगा। 4 केसेस। पहले केस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कैपिटल 50 लाख रुपए लगी हुई है। यहाँ पर टोटल कैपिटल 50 लाख रुपए लगी हुई है, सभी में 50 लाख रुपए लगी हुई है, चारों के चारों पे। यहाँ पर इक्विटी है 10 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे हमने इक्विटी रखी है 50 लाख पूरी। तो अगर हम लोग पूरा का पूरा कैपिटल इक्विटी से रेज करें तो डेप्थ जीरो होगा। इन दैट केस यहाँ पे डेप्थ जीरो हो गया। ठीक है ना। 50 लाख रुपए पूरा ही हमने इक्विटी से रेज कर लिया, डेप्थ जीरो हो गया। यहाँ पे हमने 20 लाख रुपए इक्विटी से रेज किया, तो 30 लाख रुपए आपके डेप्थ में आ गए। सेम एज यहाँ 50 लाख रुपए पूरा हमने इक्विटी से रेज किया, तो आपकी डेप्थ क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ पर हमने 20 लाख रुपए इक्विटी से रेज किया, तो 30 लाख रुपए का हमने लोन लिया, है ना, क्योंकि हमने 50 लाख रुपए हमको बिजनेस करने के लिए चाहिए। अगर हमको 50 लाख रुपए चाहिए, या फिर हम इक्विटी का सहारा लेंगे या फिर हम डेप्थ का सहारा लेंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि 10 रुपए की इक्विटी है हमारे पास। यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर कितने हो गए, 5 लाख, यहाँ पर 2 लाख, यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पर 2 लाख। डेप्थ हमने यहाँ पर जीरो रखी हुई है, यहाँ पे 30 लाख रखी हुई है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 30 लाख। क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे, इन दोनों को जोड़ के आपके पास टोटल कैपिटल के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप 20 लाख का इक्विटी रखते हो तो आपको 30 लाख का लोन लेना ही पड़ेगा। मान लेते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्थ है 10%, सभी में 10%, और आपका इबिटा जो है, इबिटा जो आपने अर्निंग्स कर रखी है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो आपकी अर्निंग्स है वो यहाँ पर ए और बी केस में आपने 7 लाख रखी हुई है और सी और डी केस में 4 लाख। तो आपका आरओआई सपोज दैट हियर 14%, 14%, 8%, 8%। कैसे निकला आरओआई? आरओआई का फॉर्मूला होता है, आरओआई कैसे निकालोगे? आरओआई निकालोगे जो भी आपका ईबिटा है, ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो भी आपका है, उसको आप टोटल कैपिटल से, टोटल कैपिटल या टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे और इनटू करोगे 100 से, तो आपको आरओआई निकल के आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 7 लाख है, 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख,
इंटू 100 करोगे तो 14%। यहाँ पर भी सेम 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 14%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 8%। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आरओआई यहाँ पे 14% है, यहाँ पे 14% है, यहाँ पे 8% है, यहाँ पे 8%। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि भाई जो हमारा ए और बी केस है, ए और बी केस में आरओआई जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से क्या है, ज्यादा है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका आरओआई क्या है, इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से कम है। तो हम आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है। ये दो केसेस है, एक केस में आरओआई ज्यादा है, एक केस में आरओआई कम है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप 10 रुपए कमा रहे हो और आप 8 रुपए पे कर रहे हो, तब आप 2 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे। और अगर आप 8 रुपए की अर्निंग कर रहे हो और आप 10 रुपए पे कर रहे हो, तो आपका 2 रुपए का लॉस है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। देखिए, ईबिटा आपका है 7 लाख रुपए फर्स्ट केस में, आप लोग यहाँ पे देखिएगा 7 लाख रुपीज है, 7 लाख रुपीज 7 लाख। इंटरेस्ट आपने यहाँ पे 0 पे करना है। क्यों पे करना है? क्योंकि आपका डेप्थ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डेप्थ यहाँ पे कितना है, 0 है, तो दैट्स वाई इंटरेस्ट यहाँ पे 0 होगा। ईबिटा कितना है, तो 7 लाख से 0 माइनस करेंगे तो 7 लाख ही आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स तो लगेगा ही भाई, टैक्स हमने मान के रखा है 30% सारे केसेस में। तो 7 लाख का 30% 2,10,000 आ गया। 2,10,000 आपने माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका निकल गया है 4,90,000। तो 4,90,000 के बाद आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा है। तो 50 लाख में 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा आपका, है ना। अगर आपको इसको निकालने में दिक्कत हो तो इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इक्विटी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। इक्विटी यहां पर कितना है, 50 लाख, और डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए। 10 0 से 0 कटेगा 5। तो इस तरह से यहाँ पे 5 लाख आया। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पे 2 लाख कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी 20 लाख, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 2 लाख, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इक्विटी निकल गया है, इक्विटी शेयर होल्डर निकल गया। ईपीएस, अब ईपीएस कैसे निकलेगा, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर निकलेगा आपका ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि ये वाला, डिवाइडेड बाय आप करोगे इक्विटी शेयर होल्डर से, तो आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा। यानी कि 4,90,000 से आपने 5 लाख को डिवाइड किया तो आपका आया 0.98, यानी कि पर शेयर में उन्होंने 98 पैसे की अर्निंग करी, पर शेयर में 98 पैसे की अर्निंग करी। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर अर्निंग हो रही है 7 लाख की, लेकिन इंटरेस्ट आपने यहाँ पे भरना पड़ेगा 3 लाख का। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे लोन लिया हुआ है, 30 लाख का लोन लिया हुआ है, आपकी पूरी इक्विटी नहीं है। तो 30 लाख का आपने यहाँ पे लोन लिया हुआ है, तो 30 लाख का 10% कितना हुआ, 3 लाख। तो 3 लाख का आपने इंटरेस्ट भरा, 7 में से 3 गया, 4 लाख आ गया। तो 4 लाख के बाद आपने अब टैक्स भी भरना पड़ेगा, 30% का आपने टैक्स भरा। तो 4 लाख का 30% कितना हुआ, 1,20,000। 1,20,000 माइनस किया, आपका आ गया 2,80,000। और 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख किया तो आया 1.4, यानी कि उन्होंने पर इक्विटी शेयर पे 1 रुपए 40 पैसा कमाया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही जब आरओआई ज्यादा था इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से और हमने यहाँ पे लोन ले लिया, तो उससे हमको ये फायदा हुआ कि आपका ईपीएस बढ़ गया। क्या हो गया, ईपीएस बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेप्थ, तो क्या करेंगे, आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेप्थ, ईपीएस क्या हो रहा है, ईपीएस राइट, ईपीएस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ईपीएस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जब हम लोग लोन ले।
अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जब हमारा आरओआई कम है इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से, आरओआई हमारा इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से कम है, तब क्या हो रहा है? तब आप देखिए यहां पर 4 लाख आपकी अर्निंग्स है, 0 आपने इंटरेस्ट भरा तो आपको 4 लाख की अर्निंग रही। आपने टैक्स भरा 1,20,000 का, क्योंकि 4 लाख का 30% आपका 1,20,000 होता है। 1,20,000 माइनस किया, 2,80,000 की अर्निंग हुई। 2,80,000 की अर्निंग में से आपकी इक्विटीज हैं 5 लाख की, तो डिवाइड किया तो आया 0.5, यानी कि पर इक्विटी शेयर पे आपको 56 पैसे का प्रॉफिट होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब आपने लोन ले लिया, अगेन आरओआई कम था आईओडी से, फिर भी आपने लोन ले लिया, तो क्या हो रहा है, तो 4 लाख की आपकी अर्निंग है जिसमें आपने इंटरेस्ट भरना पड़ा 3 लाख का, तो आपका इनकम हुआ 1 लाख का। 1 लाख में आपने टैक्स भरा 30,000 का, 30,000 का टैक्स भरने के बाद आपको 70,000 की कमाई हुई। 70,000 में से आप 2 लाख को डिवाइड करोगे तो आपका 0.35 आ गया, यानी कि 35 पैसे की आपको करनी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका ईपीएस क्या हो गया, घट गया। इस केस में आपका ईपीएस क्या हो गया, इस केस में, इन दोनों केसेस में आपका ईपीएस क्या हो गया, ईपीएस घट गया। और यहां पर आपका ईपीएस क्या हो गया, यहां पर आपका ईपीएस बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि आपका आरओआई ज्यादा था आईओडी से, इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा था। यहां पर आपका ईपीएस घट क्यों गया, क्योंकि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम था इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से। आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर determining affecting the capital structure। वो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर? नंबर फर्स्ट है, पहला आपका कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, बिल्कुल कैश फ्लो पोजीशन बिल्कुल इफेक्ट डालेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, कि भाई कितना कैश का फ्लो होने वाला है, कितना कैश का फ्लो होने वाला है, ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिफाइन। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू होता है, तो शॉर्ट में बोलेंगे आईसीआर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। यानी कि आपके पास इंटरेस्ट को चुकाने के लिए, यानी कि डेब्ट के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए आपके पास कमाई कितनी हो रही है उसको। तो बेसिकली सीधी सी बात है, अगर आपकी कमाई ज्यादा होगी, मान लेते हैं सपोज दैट आपको भरना है 1 रुपए और उसके लिए आप 2 रुपए कमा रहे हो, तो दिस इज गुड ना, दिस इज गुड। और अगर आप कमा रहे हो 4 रुपए फॉर पेइंग 1 रुपीज, ये तो और ज्यादा अच्छी बात हो गई, है ना, ये डबल गुड हो जाएगा भाई, डबल गुड है कि नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहेगा उतना ज्यादा फायदा है। तो सिंपल है, अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, अच्छा है, तो आप डेप्थ के लिए अप्लाई करो। अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा नहीं है तो आप इक्विटी के लिए ज्यादा अप्लाई करो। ओके, तब आप इक्विटी की तरफ जाओगे। हायर, मैं यहां पे लिख देता हूं, हाई आईसीआर, हाई आईसीआर मीन्स companies can have more of borrow fund।
लोअर आईसीआर में आप बोरोड फंड की तरफ नहीं जाओगे, आप जाओगे इक्विटी की तरफ। ठीक है, तो ज्यादा अगर आपके पास ज्यादा अर्निंग हो रही है भाई, आप क्यों देना चाहोगे, किसी और को क्यों दोगे आपकी आपकी अर्निंग, है ना, तो आप फिक्स भरना चाहोगे, तो इसीलिए हायर में आप जाना चाहोगे बोरोड फंड की तरफ। अच्छा, अगला आपका डीएससीआर। डीएससीआर, डीएससीआर का मतलब है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो। अब डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, डीएससीआर का फॉर्मूला है बेसिकली, ये आईसीआर का ही एक और ज्यादा उन्नत आप कह सकते हो, और ज्यादा एक बहुत मतलब थोड़ा सा उसके एक ऊपर का स्टेप आप बोल सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। जब इतना कर लेते हो, क्योंकि ये तो इनका तो कैश से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी आपके प्रॉफिट को कम दिखाते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, अब जो जो आप पे करने वाले हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने वाले हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप क्या पे करोगे, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करोगे, प्लस इंटरेस्ट पे करोगे, प्लस कोई भी रीपेमेंट है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस है, उसको भी पे कर दोगे। तो वो जितनी भी पे करने वाली है, यानी कि कितना, देखो इसमें बाकी चीजें आ गई ना, इससे पहले हमने बात कर दी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की, यहाँ पे सारी चीजें आ गई, सब चीजें पे करने वाली आ गई, ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा चीजें हैं, तो इसलिए इसको इसको आप आईसीआर का ही एक बड़ा भाई ऐसा बोल सकते हो कि भाई आईसीआर का ही एक बड़ा भाई है, जो कि डीएससीआर के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो डीएससीआर क्या है, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि डेप्थ को कवर करने वाला वो रेशियो है जो आपके सारे के सारे डेप्थ को, सारे के सारे आपके पेमेंट्स को कवर करता है। तो बेसिकली यहां भी हम लोग वही बात करेंगे कि हायर डीएससीआर रहेगा तो आप बोरोड फंड की तरफ जाओगे, अगर आपका डीएससीआर कम रहेगा तो आप इक्विटी फंड की तरफ जाओगे, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, अगला अगला पॉइंट है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है आरओआई की, आरओआई का फॉर्मूला भी हमने ऊपर डिस्कस किया होगा, आरओआई इक्वल्स टू इबिटा अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो भाई जब आपका आरओआई ज्यादा होता है इंटरेस्ट ऑन डेप्थ से, तो आप क्या करते हो, आप इन दैट केस डेप्थ की तरफ जाते हो। जब आपका आरओआई कम होता है तो आप इक्विटी की तरफ जाते हो, बहुत इजी है ना। जब आपका आरओआई ज्यादा होगा तो आप डेप्थ की तरफ जाओगे, जब आपका आरओआई कम होगा तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे, ठीक है। इसके बारे में अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑफ डेप्थ, कॉस्ट ऑफ डेप्थ, ये बात भी हम लोग अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब है इंटरेस्ट ऑन डेप्थ। तो आप खुद ही बताओ, जब आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्थ कम था तो आप कहां को गए, आप गए कहां को, कहां को गए, भाई सिंपल है, डेप्थ की तरफ गए। जब आपका इंटरेस्ट ऑन डेप्थ ज्यादा था तो आप डेप्थ ना लेकर के आप इक्विटी को तो सुटेबल मान के बैठे हो। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप एक और इसका एग्जांपल ले लो, बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, भाई सिंपल है, अगर आपको एक ए बैंक है, एक बी बैंक है, ठीक है ना, एक ए बैंक है, एक बी बैंक है, तो अगर ये आपको 10% में दे रहा है और ये आपको 20% में दे रहा है, तो भाई आप 10% की तरफ तो जाओगे, है ना। तो ज्यादा इंटरेस्ट की तरफ कौन भागता है, नहीं भागते ना भाई, ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए हम क्यों भागे यार, है ना। तो अगर आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो आप इक्विटी ले लोगे, तो अगर आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है तो आप डेप्थ ले लोगे, सिंपल, ठीक है। अगली बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। सिक्स्थ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब पूरी तरह से यहाँ पर ये है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को समझाने की बात कर रहे हैं। तो अर्निंग पर शेयर के लिए हमने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल देखा, आप इस एग्जांपल को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट 7, सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट है आपका फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कल भी मैंने आपको बताया था, अभी इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि भाई कुछ बीच के दलाल होते हैं, कुछ जैसे ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स अपना अपना फंड, अपना कमीशन, अपना चीजें जोड़ते हैं, तो वो किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है। जहां पर भाई ये फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा निकल के आ रही है, उसको आप कम अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, जहां पे कम निकल के आ रही है उसको आप ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। डिपेंड करता है, वरी करता है भाई, ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। ठीक है, आठवां पॉइंट है आपका रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क, रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अगर अगर हाई रिस्क रहेगा, हाई रिस्क रहेगा तो यू प्रिफर इक्विटी, आप इक्विटी की तरफ जाओगे। अगर लो रिस्क रहेगा तो आप जाओगे बोरोड फंड की। ठीक है, सिंपल है भाई। अगर रिस्क ज्यादा है, आपको लग रहा है कि हमारे बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, तो आप क्यों भाई उधार लेने जाओगे? क्यों उधार लेने जाओगे? आपको इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा उसमें, है ना। अगला पॉइंट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी और भी पॉइंट है। कंट्रोल, भाई किसी के हाथ में कंट्रोल देना मतलब इक्विटी देना। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप बोरोड फंड की तरफ जाओगे, अगर आप देना चाहते हो तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे, सिंपल है ना। ऐसी और भी पॉइंट है, स्टॉक मार्केट कंडीशंस। ये भी मैंने कल प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई बूम की कंडीशन में आप इक्विटी में जाते हो, डिप्रेशन की कंडीशन में आप डेप्थ की तरफ जाते हो। मैंने आपको ऐसे भी समझाया था, डी से डिप्रेशन, डी से डेप्थ। ठीक है ना, ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। टैक्स रेट आप बोल सकते हो। बहुत सारे पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स जो कि आपका फैक्टर इफेक्ट हो सकते हैं। टैक्स रेट सिंपल है भाई, अगर टैक्स रेट ज्यादा है, ज्यादा टैक्स रेट लग रहा है तो आप कहाँ की तरफ जाओगे, है ना। अगर आपको हाई टैक्स रेट भरना पड़ रहा है तो आप डेप्थ की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको टैक्स भरना पड़ेगा तो आप चाहोगे कि नहीं यार डेप्थ ही भर लेते हैं, तो उससे टैक्स का रेट कट जाएगा। और अगर आप टैक्स रेट कम भरना पड़ रहा है तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे भाई, सिंपल है ना, बहुत इजी है, तो उससे आपको फायदा होगा। तो ये थे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट्स जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका आज का वीडियो कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। अगली बार हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, थर्ड पार्ट इसका लेके आएंगे, वो है वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल, या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बने रहे हमारे साथ इस सीरीज में। थैंक यू।